हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम सीखने वाले हैं कूलाम लॉ। बच्चों, कूलाम लॉ फोर्स को डिटरमाइन करता है। कूलाम लॉ का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स को पता करने में। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखो, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि ये एक ट्राइंगल है, एक चार्ज रखा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज रखा है यहाँ पर। आपको पता करना है इन दोनों के बीच में कितना चार्ज लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ जुड़ा हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब मैं जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर बात करें कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वही होता है कि सर सेम चार्ज करते हैं रिपेल और अपोजिट चार्ज करते हैं अट्रैक्ट। ये सिंपल सा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो यहाँ से ही जनरेट हुआ हमारा कूलाम लॉ। कूलाम लॉ को सीखना जरूरी इसलिए है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चैप्टर 5, मैग्नेटिक फील्ड, और चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, मैग्नेटिक फील्ड अलग, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यानी आपको अगर फोर्स को डिटरमाइन करना आता है तो आप आसानी से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम लॉ। कूलाम लॉ को कूलाम ने कुछ ऐसे बताया, और ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1। तो मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब हर हालत में इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर रहना है। ठीक है, और आपको दिख रहा है ये? हाँ जी, क्लियरली दिख रहा है आपको। सबसे पहले कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि मैं न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता हूँ। कौन सा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा सर, वो वाला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ के आए हैं 11th में। हाँ, कूलाम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे? कूलाम ने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि चार्ज सेम है तो वो रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से करेंगे ये भी बता सकता हूँ। सेम चीज़ कही उन्होंने, किसने? न्यूटन्स ने क्या कहा? मैं बता सकता हूँ कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो न्यूटन का जो फोर्स था वो था अट्रैक्शन फोर्स, और ये बेटा दोनों पे काम करता है, रिपेल पे भी अट्रैक्शन पे भी। ये डिफरेंस है कूलाम और न्यूटन्स में। बाकी कई सारे डिफरेंस भी हैं, मतलब कई सारे डिफरेंस हैं, वो मैं बताता हूँ एक एक करके। पहले आपने कूलाम लॉ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले कूलाम लॉ क्या कहता है? कूलाम लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है सर, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है सर, वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करेगा इसके सेंटर से, सेंटर के डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब ऐसे धक्का देगा कि पूरी बॉडी जाएगी पीछे की तरफ, रिपेल करेगा, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर चार्ज ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा हो सकता है, फोर्स रिपेल हो या अट्रैक्शन हो। दूसरा, फोर्स डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स लगातार कम होता जाएगा। ये है कूलाम लॉ। इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2, Q1 Q2। एक क्वेश्चन आया था टर्म 2 में कि अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूं और डिस्टेंस को ट्रिपल कर दूं तो नए फोर्स पर कितना फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन आया था। अभी मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टेन न्यूमेरिकल जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं वो कराता हूँ। प्रोपोर्शनल हटाता हूँ, कांस्टेंट लगाता हूँ, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कह लो आप इसको। और ये पहली फ्रेम है आपकी, ध्यान रखना, ये दूसरी फ्रेम है आपकी, और ये तीसरी फ्रेम है। के को बच्चों कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, परमिटिविटी कह दो आप। देखो, एक होता है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एक होता है म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, ये जोड़ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। ठीक है सर, ये होता क्या है? एक्चुअली
ये जब इसको रिपेल करेगा, ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। इस फोर्स से जुड़ी 8-9 बातें मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इज इट अप्लाइड अंडर द न्यूक्लियर डिस्टेंसेस? क्या ये 10⁻⁻15 से नीचे एप्लीकेबल होता है? क्या ये 10⁻⁻10 से नीचे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? क्या ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल होता है? स्पेरिकल बॉडी के अलावा ये किसी और बॉडी पर एप्लीकेबल होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप फिलहाल ये लिख लीजिए कि वन फ्रेम ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। ठीक है, लिख लिया? तो कूलम लॉ। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म संग में करने वाले हैं। हटा दूं बच्चों? चलो, तो अब मैं इसके आगे बताता हूँ। तो सर जो क्वेश्चन अभी आपने बताए उनके आंसर तो बता दो। बिल्कुल बता देते हैं। पहले आप ये लिख लो, क्या लिखना है आपको कि म्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्योंकि आपके दोनों काम हो जाएंगे, ये दिमाग में रहेगा आपके, और क्योंकि ये पढ़ना तो है ही। और ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। अब आगे हमने बताया था कि फोर्स इक्वल टू 1/4πε0। तो सर ये फोर्स अगर मीडियम पे डिपेंड करता है तो इसको मैं एयर में रखूँगा तब अलग होगा, वाटर में रखूँगा तो अलग होगा। हाँ, अगर आप वाटर में रखोगे तो 1/81, मतलब एयर में मान लो ये फोर्स इतना है, किसमें? एयर में, बिटवीन टू चार्जेस। मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बता रहा हूँ। इसको देखकर फिर से मीडियम की याद आ गई। तो अगर आप इसको वाटर में रखोगे तो आप 81 का कर दो डिवाइड, तो वाटर में ये जाके 100 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ये 81 टाइम्स बड़ा था, वाटर में जाके 100 टाइम्स हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। तो हाँ, कूलम लॉ मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हटा दूँ इसको। मैं ये सारी लाइन लिखवाऊँगा आपको, अभी तो आप इसको लिख लीजिए। तो Q1 Q2/r², ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये स्केलर फॉर्म है बच्चों। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज़ होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर किससे होता है? मैग्नीट्यूड से। अभी मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ये क्या है बेटा? इसकी वैल्यू है ना, हमने k की जगह पुट किया है इसको, और k की जगह पर हम कह सकते हैं 9 × 10⁻9। क्या कह सकते हैं? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सर ये बना कैसे? इसको बनाना सिखाता हूँ। देखो इसको कैसे बनाना है, मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। अभी पहले इसको आप लिख लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब सर ये कहानी तो समझ में आई है, मैं कुछ कूलम लॉ होता है, ये आपने भी लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि सर एक चार्ज, एक कूलम का चार्ज एक और कूलम के चार्ज को रिपेल कर रहा है बाय 1 मीटर, तो जो ताकत होगी वो होगी 9 × 10⁻9 फोर्स की। इतनी ताकत से ये इसको रिपेल कर पाएगा 1 कूलम के चार्ज को, दूसरे 1 कूलम के चार्ज को अगर सेम है रिपेल कर पाएगा बाय 1 मीटर बाय द फोर्स ऑफ 9 × 10⁻9। आगे समझ में? दोबारा समझाऊं। एक कूलम के 2 चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो रिपेल्सन और अट्रैक्शन फोर्स होगा वो 9 × 10⁻9 होगा। आगे समझ में? तो पहले आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला और उसके बाद आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताता हूँ, वो आगे करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझ आ गया? हटाऊँ इसको? मैं हटा देते हैं। अब दूसरी कहानी कौन सी सर? कि के के बारे में बता दो। के क्यों? के और एप्सिलॉन पूछे जाते हैं। के और एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है। तो चलो ठीक है, के मतलब F = K Q1 Q2/r², F = R
Q1 Q2 इक्वल टू के। ये रहा के का फॉर्मूला। इससे बनेगा एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का कूलाम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं अगर, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। सर ये कैसे बना बेटा, F इक्वल टू एम ए होता है, हाँ सर होता है, M का कैपिटल M, A का T-2, LT-2 आ गए सर, R का L2, ठीक है, और इसका C का बनेगा 80। ये कैसे बना 80, ये बता दीजिए। देखो क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, हाँ एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू IT, हाँ सर था, तो Q इक्वल टू C, A इक्वल टू एम्पियर और T इक्वल टू सेकेंड। तो कूलम इक्वल टू क्या बन गया 80, तो 80 2 बार है, 80 ले लिया, और न्यूटन का M मास, L2 T-2 एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का L²। ठीक है, फाइनल निकाला है इसका, फाइनल निकाल लो। ये क्या निकाल रहे हैं हम, के का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। M का M ही है सर, L कितना है 1 2 3, T कितना है 1 2, और ये तो कितने हो जाएंगे 4। क्यों सर, एक ये रहा 2 जो हो गए, ऊपर गए माइनस के, -2 मतलब T-2 और T-2, तो कितना हो गया T-4, और A पर माइनस का 2 लगा है, क्या लगा है A पर 1 A पर माइनस का 2, ये होता है के। क्लियर है, आ गया समझ में आपको। चलो आगे कोशिश करते हैं, हटा दूँ, चलो। तो हमने क्या सीखा सर, हमने एक छोटा सा 2 नंबर का कूलम लॉ सीखा है, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। अब उस पर हम छोटा सा न्यूमेरिकल और वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं। इसके बाद हमने सीखा के का फॉर्मूला, के का डायमेंशनल और एसआई यूनिट सीखा। इसलिए ना इसमें लिख देते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला जो न्यूटन्स लॉ का पार्ट है वो बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ न्यूटन्स लॉ का ग्रेविटेशनल फॉर्म। एक असर्शन रीजन याद आ गया मुझे बीच में पढ़ाते पढ़ाते, आया था ये टर्म 1 में कि मासेस को डबल कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया। मतलब कि सर फॉर्मूला होता है F = के ना कहकर आप इसे ये कहो Q1 और Q2/r²। बोला चार्ज को डबल कर दिया, ठीक है, चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा 4Q/9r²। तो जो पहला जो फोर्स होगा वो दूसरे फोर्स के 4/9 कम हो जाएगा। आया आपको समझ में, ये सिंपल सा लॉजिकल फार्मूला बन जाएगा आपसे। चलो अब मैं बताता हूँ आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म का मतलब सर डायरेक्शन फॉलो करना है, और डायरेक्शन फॉलो का मतलब कि आपके पास ये एक चार्ज है, हाँ जी, और ये दूसरा चार्ज है, हाँ जी, और आप इसको आप रिपेल कर रहे हो। आप एक लाइन जॉइनिंग सेंटर, जो सेंटर को लाइन जॉइन करती है, आप उसको रिपेल कर रहे हो, तो इसलिए हम कहते हैं इसको सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आपने सिंपल स्केलर फॉर्म सीखा था, आसानी से सीख गए। अब वेक्टर फॉर्म इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और बच्चों ये स्फेरिकल बॉडी पे अप्लाई होता है, खासकर जो डिस्टेंस होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर से लार्ज मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, मतलब कितनी भी। आ गया समझ में, स्पेरिकल बॉडी पे एप्लीकेबल होता है। स्पेरिकल वो भी पॉइंट साइज, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी बॉल को बहुत दूर से देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी, पॉइंट साइज, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम पॉइंट साइज बॉडी पर एप्लीकेबल होता है। चौथा पॉइंट, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है 1/r²। एक खास बात इसमें रह गई,
5वें नंबर का पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, देखता हूँ अभी मैं। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा सा क्यों आ रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। 5वें नंबर का पॉइंट ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑबे करता है। थर्ड लॉ ऑबे करता है। ये आप इन शब्दों को लिख लो। आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल फोर्स, आपसे पूछा जाएगा स्फेरिकल बॉडी पे एप्लीकेबल होता है। हाँ, स्फेरिकल बॉडी पे एप्लीकेबल होता है। एक पॉइंट बनता है कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करता है। दूसरा 10⁻⁻10 से लेकर में जो माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, बड़ी बड़ी डिस्टेंस तक आता है। थर्ड लॉ न्यूटन लॉ को ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। हटा दूं मैं इसे? चलो, अब मैं थर्ड लॉ की बात करूं, अगर इससे हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वेक्टर फॉर्म? देखो, जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज रहा ये, ठीक है सर, एक चार्ज रहा ये, ठीक है सर। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर को, ऐसे रिपेल करेगा तो ये यूँ जाएगा पीछे की तरफ और ये यूँ आएगा पीछे की तरफ। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि फोर्स लग रहा है 2 पर ड्यू टू 1, क्लियर है? फोर्स लग रहा है 2 पर ड्यू टू 1, तो इसे कहूँगा फोर्स टू 1, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मैं कहूँ फोर्स ऑन 1 लग रहा है, यानी ये फोर्स ऐसे लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, और न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन पहचानना पड़ेंगे, और डायरेक्शन पहचान लिए तो आपका काम बन गया। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 कहाँ से लग रहा है? यहाँ से लग रहा है। फोर्स ऑन 1 कहाँ से लग रहा है? 2 की तरफ से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको कहूँगा मैं ये वाला फॉर्म, और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको मैं लिखूँगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 1, ठीक है। हाँ, इसको अब पूरे लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में, ये तो थर्ड लॉ वे कर गया, थर्ड लॉ वे कर गया सर, हाँ, ओके, जितना उधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अब इसका वेक्टोरियल फॉर्म लिख के देखते हैं हम, ठीक है। हटा दूँ इसे? हटा देते हैं। ये क्या था सर? ये वेक्टोरियल फॉर्म था, पर ये समझाने के लिए बता दिया मैंने कि न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। सर ये रहा, तो सर अभी यही चल रहा है क्या? हाँ, यही चल रहा है बेटा। कौन सा फॉर्म चल रहा है? वेक्टर फॉर्म चल रहा है। तो अगर मैं, आपने कहा अभी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या लिखूँगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? देखना, गौर से देखना, अगर मैं लिख दूँ इसको R12, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप R12 में याद है कैसे रखते थे? R2 माइनस R1। आ गया याद? दोबारा बताऊं? चलो इसको साइड से लिखते हैं, यहाँ पर आपके काम आएगा। देखना, R12 क्या लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। सेम सेम यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, R12। अच्छा, और सर ये क्या लिख रहे हो? ये है यूनिट वेक्टर। ये बताता है कि ये इस डायरेक्शन में एक स्टेप चला। यूनिट मतलब एक कदम, हो सकता है वो 100 सेंटीमीटर का हो, 50 सेंटीमीटर का हो, 1,00,000 सेंटीमीटर का हो। वो यूनिट मतलब एक स्टेप। कहाँ से कहाँ जा रही है गाड़ी? 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इसको अगर दोबारा लिखना मैं सिखाऊँ आपको, तो F21 Q1 Q2 R2 माइनस R1। आ गया समझ में? वेक्टर लगाओ, डायरेक्शन कर रहे हो, वेक्टर लगाओ, डायरेक्शन कर रहे हो। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बच्चों कुछ ऐसा होता है कि R यूनिट वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R।
तो जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे तो मैं इसको ऐसे करके R12 और इसको R2 माइनस R1 लिख दूंगा। यानी आपको पावर 3 नज़र आएगी नीचे, इस पर पावर कितनी थी 2, इस पर 2। दोबारा लिखूं आ रहा है समझ में? आप 1 से 2 की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो 2 1 लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हो गया आपका मीडियम, बीच वाला मीडियम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Q1 ये रहा, Q2 ये रहा। यूं लगा रहे हो फोर्स, यूं लगा रहे हो तो आप लिखोगे R12 फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल। यूनिट वेक्टर एक कदम को बताता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये R मिलके बना होता है, R मिलके बना होता है बच्चों। ऐसे कर लो आप कि एक्स आई, वाई जे और जेड के, इनसे मिलके बना होता है। तो ये कहानी समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला होता है R यूनिट वेक्टर अपॉन R। R को वापस से R12, ये 2 हैं, ये 1 है, ये 3 हो जाएगा और ये R12 इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी जो नई फॉर्म होगी वो बच्चों कुछ ऐसी होगी। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ। जो नई फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये रहा मीडियम और ये रहा Q1, Q2 R2 माइनस R1 पे पावर 3 और ये रहा R12 पे पावर। ये है वेक्टर फॉर्म। मतलब आप अब डायरेक्शन के साथ साथ आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। पहले वाले में सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकाल पाते थे। आ गया समझ में? तो ऐसे ही सर 2 1 का कर लो, 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो सर फोर्स इस तरफ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो आप चाहो तो इसमें माइनस लगा दो, तो इसमें माइनस लगा के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। क्लियर? तो R12 की जगह R2 ले लो। चलो मैं पूरा कर देता हूँ। 1/4πε0 Q1 Q2 और R1 माइनस R2। क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, इसलिए R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको लिखेंगे R21। आ गया समझ में? पावर 3 और ये इसका पावर 3, ठीक है, R21। क्लियर है? आ गया समझ में? तो वेक्टर फॉर्म आ गया आपको। वेक्टर फॉर्म मैंने बताया। अब इस पर जो न्यूमेरिकल है वो मैं अगले उस क्लास में करवाऊंगा। अभी आई हो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल है। जो पहला न्यूमेरिकल था, जो मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था आपको, उसके बारे में जानकारी दे दूं मैं आपको। देखो ये रहा, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल करेगा सर। और ये भी प्लस क्यू, ये करेगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा। इन दोनों के बीच का फोर्स बता दो। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो, कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो बता दो। तो सुनो गौर से, 1/4πε0 Q1 Q2 से कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई? डिस्टेंस सर इसकी L मान लें, तो ये L, तो ये L, तो L²। अच्छा सर ये डिस्टेंस है। हाँ, अगर ये मान लो ये कह देता कि मैं 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट हैं, ये 5, 6, 7 कोऑर्डिनेट हैं, तो आपको R निकालनी पड़ती 3D वाले से x2 माइनस x1, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो R का खेल है। R निकालना आना चाहिए, डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। इसके बाद जो, अच्छा इसको पूरा लिख देता हूँ, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1 और सॉरी y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं इसको यहाँ सेंट्रॉइड पे रख दूँ, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब यहाँ दिक्कत है। कैसे सर? कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखोगे तो ये इसको रिपेल यहाँ करेगा, और ये इसको रिपेल यहाँ करेगा, और ये इसको रिपेल यहाँ करेगा। आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस क्या है। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड।
ये आपको जानबूझ के दिया है ताकि आपको सवाल आए ना, वो जानते हैं कि आपको ज्योमेट्री कम आती है। तो अगले वीडियो में जब हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे, इसके जैसे कई सारे करेंगे, तो साइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिलेंड्रिकल, सरफेस, क्यूब, सब की ज्योमेट्री भी लिखेंगे जो आपके रिवीजन में आती रहेगी। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। थैंक यू।